हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्टिविटी। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? क्लासिफाई द रिफ्लेक्स एंड डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले डेफिनेशन, रिफ्लेक्स क्या होता है? ये हमारा मोटर रिस्पॉन्स है टू द सेंसरी स्टिमुलस। और ज्यादा प्रिसाइज डेफिनेशन है मोटर रिस्पॉन्स टू सेंसरी स्टिमुलस विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ हायर सेंटर्स। हायर सेंटर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो ऐसा रिफ्लेक्स। जैसे कि कोई गर्म चीज के ऊपर हमारा हाथ लग जाता है तो हम क्या करते हैं, वो जस्ट इमीडिएटली ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रिफ्लेक्स, नॉर्मल रिफ्लेक्स का एग्जाम्पल। ठीक है, तो हर एक रिफ्लेक्स में 5 कंपोनेंट होते हैं। अगर पूरी रिफ्लेक्स आर की बात करें तो यहाँ पे ये देखो, पहला कंपोनेंट है रिसेप्टर यहाँ पे। ठीक है, कि जो रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आ रहा है हमारा आफ्रेंट नर्व कि जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है, जिसका नाम है सेंसरी नर्व ऑल्सो। फिर आएगा हमारा सेंटर, जो सेंटर हमारा होता है सीएनएस के अंदर। फिर आ रहा है इफ्रेंट नर्व, जो इन्फॉर्मेशन वापस बाहर लेके मसल के पास आ रहा है। ठीक है, और इफेक्टर मसल और ऑर्गन। तो 5 हमारे कंपोनेंट्स हो गए, रिसेप्टर, आफ्रेंट नर्व, सेंटर, इफ्रेंट नर्व और इफेक्टर ऑर्गन। ठीक है, हाँ, इसके बीच में कभी कभी इंटर न्यूरॉन्स भी होते हैं, जैसे कनेक्टर न्यूरॉन्स या इंटरनेशियल न्यूरॉन्स या इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है, जो हमारे रिफ्लेक्स की एक्टिविटी को मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी रिफ्लेक्स का क्लासिफिकेशन, रिफ्लेक्स का क्लासिफिकेशन 5 टाइप से है। एक है डिपेंडिंग ऑन द डेवलपमेंट, एक के बाद एक कर रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन द डेवलपमेंट, तो पहला होता है हमारा अनकंडीशन रिफ्लेक्स, या जिसे बोलते हैं इनबॉर्न रिफ्लेक्स या बाय बर्थ। ये बाय बर्थ प्रेजेंट होता है, इसमें हमें कुछ सिखाना नहीं पड़ता। तो कोई लर्निंग, ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज छोटा बच्चा है, उसके टंग के ऊपर अगर न्यू बॉर्न बेबी भी है, अगर हनी रखो तो क्या होगा? सलाइवा सिक्रीट होगी। या फिर छोटा बच्चा है, उसका ब्लैडर फुल होता है तो ब्लैडर एम्प्टी हो जाएगा। तो दैट इज अ मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। दिस इज सलाइवरी सलाइवेशन रिफ्लेक्स है ना, सलाइवरी सिक्रीशन वो भी रिफ्लेक्स है, मिक्चुरेशन भी रिफ्लेक्स है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला अनकंडीशन, जिसको सिखाना नहीं पड़ता। सेकेंड है कंडीशन, या इसे एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस भी कहते हैं। ठीक है, एक्वायर्ड मतलब जिसे सिखाना पड़ता है। अभी एग्जाम्पल उसका, हाँ, कुछ हमारी अच्छी चीज जो हमें पसंद है, अगर उसका नाम भी सुन ले तो भी हमारे मुंह में पानी आ जाएगा, सलाइवा सिक्रीट हो जाएगी, तो इसे कहते हैं लर्निंग। तो यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है हियरिंग और सलाइवेशन के बीच। तो यहाँ पे क्या हुआ? साइट, अगर देख भी लिया कि अच्छी चीज आज बनाई है तो भी मुंह में पानी आएगा। स्मेल, उसकी स्मेल आ गई तो भी। अगर सोच भी लिया कि आज मम्मा बनाने वाली है तो भी आ जाएगा। और हियरिंग अबाउट द एडिबल सब्सटेंस, तो ये लर्निंग है। अगर छोटा बच्चा है, उसके पास कोई भी चीज लेके आओगे, स्मेल से उसमें सलाइवेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं उसका टेस्ट। तो ये पहला क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन द डेवलपमेंट। दूसरा क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ सेंटर, सेंटर कहाँ पे। तो कुछ कुछ रिफ्लेक्सेस है, उसकी सेंटर सीएनएस में अलग अलग जगह पे होते हैं। हमने बताया ना, आफ्रंट नर्व, फिर सेंटर, ई फ्रंट। सेंटर हमेशा सीएनएस में होता है, पर सीएनएस में हमारा क्या आएगा? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ब्रेन के भी पार्ट होते हैं ना, हमें पता है। वो बहुत डिटेल में मैं अभी नहीं करवा सकती क्योंकि अभी इतना टाइम है नहीं। ठीक है, रिविजन क्लासेस में क्वेश्चन ही करते हैं। तो ब्रेन में आ रहा है हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी होगा, मिड ब्रेन होगा, पोन्स, मेड्यूला, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कौन से रिफ्लेक्सेस होंगे? जो हमारे लर्निंग है, हाईएस्ट सेंटर, जिसमें हमारा सबसे ज्यादा एक्टिवेशन चाहिए, तो हायर रिफ्लेक्सेस। ठीक है, मिड ब्रेन के अंदर हमारे राइटिंग रिफ्लेक्सेस होते हैं। हम ये रिफ्लेक्सेस करेंगे, राइटिंग मतलब अपराइट करना बॉडी के पोस्चर। मेड्यूला में हमारे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, जैसे बोलते हैं ना, यहाँ पीछे छोटा ब्रेन होता है, वहां लग गया तो डेथ हो जाती है। वो छोटा ब्रेन नहीं होता, वहां मेड्यूला होती है, उसके पीछे सेरिबेलम होता है। तो ये जो रेगुलेट कर रहा है हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट ना, ये इन सबके रेगुलेटरी सेंटर्स मेड्यूला में होते हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में लोकोमोशन के, जैसे हम चलते हैं तो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ऑल्टरनेट होता है, तो ये स्पाइनल रिफ्लेक्स। और सेरिबेलम में हम जो ड्राइविंग, डांसिंग जो करते हैं ना, इन सबके सेंटर्स। एक बार सीख लिया ड्राइविंग, तो उसके बाद हम लोग ऐसे ही सेरिबेलम उसको कंट्रोल करेगा एंड वी कैन डू इट। सो पहला क्लासिफिकेशन हुआ डिपेंडिंग ऑन द डेवलपमेंट, दूसरा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ सेंटर, थर्ड डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन। दो टाइप के रिफ्लेक्सेस होते हैं, एक तो प्रोटेक्टिव, अगर कोई गर्म चीज पे हाथ लग गया तो हम ले लेते हैं, तो वो विड्रॉल भी बोलते हैं, प्रोटेक्टिव। और वो हमेशा फ्लेक्शन होगा, एक्सटेंशन नहीं होगा, पीछे लेना है। ठीक है, तो फ्लेक्शन। और दूसरा है एंटी ग्रेविटी, जैसे हम लोग खड़े हैं तो स्टैंडिंग करना है तो क्या होगा? एक्सटेंशन। तो प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें हमारा लिम्ब का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, वो एंटी ग्रेविटी। थ्री क्लासिफिकेशन, फोर, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ साइनेप्सिस।
तो ये हमारे है, एक ही साइनैप्स होगा जिसे कहते हैं मोनोसाइनैप्टिक रिफ्लेक्स, जो हमारा स्ट्रेच रिफ्लेक्स है। स्ट्रेचिंग प्रोड्यूसेस कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रेच रिफ्लेक्स का अलग से क्वेश्चन आता है, वो हम तब करेंगे। मतलब क्या, यहाँ पे पूरे में आफ्रंट ना, फिर सेंटर और इफ्रंट एक ही साइनैप्स होता है, वो हमारा एंटी ग्रेविटी या स्ट्रेच रिफ्लेक्स या इसे कहते हैं बेसिक पोस्चरल रिफ्लेक्स। और पॉलीसाइनैप्टिक जो हमारे विड्रॉल रिफ्लेक्स होते हैं, जिसमें मल्टीपल साइनैप्सिस, जैसे यहाँ पे मैं फ्लेक्शन कर रही हूँ तो ये वाला एक्सटेंड भी हो जाएगा, तो मल्टीपल साइनैप्सिस है। तो डिपेंडिंग ऑन साइनैप्सिस 4 क्लासिफिकेशन हो गया, हमने किया। फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा depending on the development, depending on second, depending on situation of center, third depending on the function, that is flexion, extension, and depending on number of synapses। ठीक है, तो ये हमारे 4 हो गए क्लासिफिकेशन। पांचवा लास्ट वाला वो है क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। क्लिनिकल मतलब यहाँ रिसेप्टर कहाँ पे है, तो सुपरफिशियल में रिफ्लेक्सिस जो है, तो रिसेप्टर हमारे होंगे स्किन में, सरफेस बॉडी में। डीप रिफ्लेक्सिस में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो डीपली लोकेटेड है। विसरल में विसराज में होते हैं, और पैथोलॉजिकल जो नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते। तो ये जो है सुपरफिशियल में हमारा कॉर्नियल कंजक्टिवल रिफ्लेक्स आएगा, ये आपको प्रैक्टिकल में ज्यादा करवाएंगे, कि मैं बहुत डिटेल में नहीं करवा रही, जस्ट रिफ्लेक्स बता रही हूँ। कॉर्नियल रिफ्लेक्स में क्या होता है, जब हम कॉर्निया को टच करते हैं विस्प ऑफ कॉटन से, तो ब्लिंकिंग ऑफ आई होती है, इसमें भी रिसेप्टर आफ्रंट सेंटर इफ्रंट होगा। ठीक है, कंजक्टिवा में सेम, कंजक्टिवा को टच करेंगे तो ब्लिंकिंग होगा। यहाँ पे भी आफ्रंट है हमारी ट्राइजेमिनल फिफ्थ क्रेनियल नर्व, सेंटर होगा पोन्स में और इफ्रंट होगा फेशियल। ठीक है, फेरेंजियल यूवियल रिफ्लेक्स, यहाँ पे फेरिंग्स या यूविला, ये है ना, ये फेरिंग्स यूविला होता है, तो उसको जब टच करेंगे तो गैगिंग वॉमिटिंग जैसा रिफ्लेक्स आएगा। इसमें आफ्रंट नाव लेके जा रही है 9th ग्लॉसोफेरेंजियल, सेंटर होता है 10th का, और इफ्रंट आएगी 10th। एब्डोमिनल रिफ्लेक्सिस में अगर एब्डोमेन को स्ट्रोक करेंगे पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से, तो क्या होगा, कंट्रैक्शन। इसमें भी जो लेवल से जा रहा है T6 T7 यहाँ तक T12 तक के आफ्रंट सेंटर इफ्रंट। प्लांटर रिफ्लेक्स, अगर हम स्ट्रोक कर रहे हैं यहाँ पे हील को, ठीक है ना, हील टू टो, तो क्या होगा, नॉर्मली प्लांटर फ्लेक्शन होता है और सभी टोज का एडक्शन, ये नॉर्मल रिस्पॉन्स। लेविंस्की होगा तो ऑपोजिट रहेगा, डॉर्सिफ्लेक्शन और एबडक्शन। ठीक है, जॉ जर्क, जब हम यहाँ जॉ पे टैप करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा मुंह खुला रख के जॉ पे टैप करना है, तो क्लोजर ऑफ माउथ। ठीक है, बाइसेप्स में, बाइसेप्स के जो टेंडन है उसके ऊपर जब स्ट्रोक दे रहे हैं तो फ्लेक्शन होगा फोरआर्म का। ठीक है, फिर ट्राइसेप्स के टेंडन के ऊपर जब परकशन कर रहे हैं तो एक्सटेंशन होगा, क्योंकि ये देखो ये यहाँ से एक्सटेंड हो जाएगा जिससे, तो क्योंकि ट्राइसेप्स का फंक्शन है एक्सटेंशन ऑफ फोर। सुपाइनेटर के ऊपर जब टेंडन स्टाइलोप्रोसिस के ऊपर है, वहां पे जब स्ट्रोक दे रहे हैं तो सुपाइनेशन होगा और फोरआर्म का फ्लेक्शन होगा। ठीक है, ये सब डिटेल में थियोरी प्रैक्टिकल में भी आपको करवाएंगे। नी जर्क, जब हम पटेला के टेंडन के ऊपर ये स्ट्रोक दे रहे तो लेग का एक्सटेंशन। ठीक है, फिर एंकल जर्क, टेंडो एक्यूलिस के ऊपर जब स्ट्रोक दे रहे तो प्लांटर फ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो ये हो गया सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस। डीप रिफ्लेक्स अभी विसरल, विसराज में जिसके रिसेप्टर्स होते हैं, जिसमें एक आएगा प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होते हैं। डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स में क्या करना है कि हमें टॉर्च से लाइट डालनी है आई के अंदर, तो क्या होगा, प्यूपिल का कंस्ट्रिक्शन ये वाला सेम आई में होगा। और इनडायरेक्ट में, जिसे कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स भी कहते हैं, यहाँ पे हम दूसरी आई में भी प्यूपिल का कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। ठीक है, फिर सीलियोस्पाइनल, सीलियोस्पाइनल में क्या करना है, नेप ऑफ द नेक, नेक के पीछे पिंच करना है, तो क्या होगा, डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल। ठीक है, तो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। फिर एकोमोडेशन रिफ्लेक्स, एकोमोडेशन में क्या करना है, पेशेंट को या सब्जेक्ट को बोलना है कि दूर देखना है, फिर उसको नजदीक देखना है। जब नजदीक देखेंगे तो कन्वर्जेंस ऑफ आई बॉल होगा, प्यूपिल का कंस्ट्रिक्शन होगा और लेंस का एंटीरियर कर्वेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, ये 3 चेंजेस होते हैं एकोमोडेशन। फिर ऑक्यूलो कार्डियक रिफ्लेक्स, इसमें आई बॉल के ऊपर जब प्रेशर देंगे तो वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी, तो हार्ट रेट कम होगा। ये करना नहीं है, ठीक है, इसीलिए जब कैटरेक्ट का ऑपरेशन करते ना तो आई बॉल के ऊपर प्रेशर आता है, इसीलिए पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग देते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक की एक्शन डिक्रीज होता है। ठीक है, फिर कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स, इसमें कैरोटिड के ऊपर जो प्रेशर आएगा तो हार्ट रेट ब्लड प्रेशर कम होगा। पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस जो नॉर्मली नहीं होते, इसमें एक आएगा बेबिन्स की, हमें पता है नॉर्मली प्लांटर रिफ्लेक्स क्या होगा, जब स्ट्रोक दे रहे हैं तो प्लांटर फ्लेक्शन और
एडक्शन ऑफ ऑल द टोज, पर यहाँ पे क्या होगा, डॉर्सिफ्लेक्शन और एबडक्शन ऑफ ऑल द टोज। बेबिंस्की में कब पॉजिटिव आ रही है, जब हमारा अपर मोटर न्यूरॉन, जिसे पिरामिडल एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्स कहते हैं, वहां पे लीजन हो तो, ठीक है, क्योंकि अपर वाला कंट्रोल कर, वो हम ज्यादा अच्छे से करेंगे। इन्फेंट्स में भी होता है जब तक वो चलना नहीं सीखते तब तक, और डीप स्लीप में हमारे में भी बेबिंस्की पॉजिटिव आ सकती है। क्लोनस, क्लोनस में क्या होता है कि जैसे ही हम स्टिमुलेट करेंगे, डीप रिफ्लेक्स करने का ट्राई करेंगे, तो क्या होगा, रैपिड, फटाफट से रिपीटेड एंड इनवॉलेंटरी जर्की मूवमेंट्स आएंगे। रिफ्लेक्स तो आने से पहले ही आएगा, रैपिड, रिपीटेड, इनवॉलेंटरी, जर्की मूवमेंट, और इसका कॉज भी है पिरामिडल ट्रैक का लीजन। पटेला क्लोनस में क्या करना है, पटेला को थंब और फिंगर के बीच में होल्ड करके उसको प्रेस करना है, तो होगा क्या, अगेन रैपिड, रिपीटेड, इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन। एंकल क्लोनस में हम जब सडन डॉर्सिफ्लेक्शन करेंगे फुट का, तो एंकल में क्लोनस आएंगे, रैपिड रिपीट। पेंडुलर मूवमेंट, पेंडुलम मतलब अगर मैं सपोज नी जर्क कर रही हूँ, तो होगा क्या, नॉर्मल में लेग का एक्सटेंशन होके वापस आ जाए। पर अगर पेंडुलर मूवमेंट है, तो पेंडुलम जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है ना, ऐसे चलता रहेगा। स्लो ऑसिलेटरी मूवमेंट्स जब मैं टेंडन जर्क कर रही हूँ, वो कब होगा, जब हमारी टोनिसिटी कम हो जाती है, कॉमनली सेरिबेलम के लीजन में पेंडुलर जर्क्स। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स क्लासिफिकेशन। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज बहुत सारी प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्स की और साइनैप्स की सेम है, तो एक के बाद एक डिस्कस कर रहे हैं। पहला है एडिक्वेट स्टिमुलस। एडिक्वेट स्टिमुलस मतलब जब मैं रिफ्लेक्स कर रही हूँ तो मेरा स्टिमुलस प्रिसाइज होना चाहिए। प्रिसाइज मतलब ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। अगर ज्यादा दे दिया तो पेन हो जाएगा, तो नहीं आएगा, और कम दिया तो आएगा ही नहीं। तो पहला है एडिक्वेट स्टिमुलस। सेकेंड है डीले। डीले मतलब मैं स्टिमुलस दे रही हूँ और रिस्पॉन्स आ रहा है, दोनों के बीच में कितना टाइम, तो साइनैप्स का डीले होता है ना, 0.5 मिली सेकेंड हमने किया था, और नर्व के थ्रू जो इम्पल्स पास होता है उसमें भी टाइम। थर्ड आ रहा है समेशन, ये साइनैप्स में भी किया था हमने, कि यहाँ पे टेम्पोरल और स्पेटियल। टेम्पोरल मतलब समेशन ऑफ टाइम, तो यहाँ पे एक ही नर्व फाइबर को अलग अलग टाइम के ऊपर ना, वन नर्व फाइबर डिफरेंट टाइम अगर स्टिमुलेट करेंगे। इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे है सब मिनिमल स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड आ गया तो एक्शन पोटेंशियल आ जाएगा, सब थ्रेशोल्ड या सब मिनिमल एक ही काम नाम है। इसे स्टिमुलेट करेंगे तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो दोनों का समेशन होके आएगा, जिसे कहते हैं टेम्पोरल। फिर आ रहा है स्पेटियल समेशन। यहाँ पे दो जगह पे दो नर्व फाइबर को हम स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो और अगेन ये वर्ड तो आएगा ही आएगा, सब मिनिमल या सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलेट, तो जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो भी समेटेड होगा, जिसे कहते हैं समेशन ऑफ स्पॉट, स्पेटियल समेशन। तीन प्रॉपर्टीज, एडिक्वेट स्टिमुलस, डिले, समेशन। फोर्थ ऑक्लूजन, वो भी हमने कराया था कि अगर मैं एक नर्व को स्टिमुलेट कर रही हूँ, ठीक है, और जो मेरे मसल, यहाँ नर्व और मसल आएगा, साइनैप्स में नर्व और नर्व था, तो हमारे सपोज मेरे 5 मसल में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, मैं दूसरी को स्टिमुलेट कर रही हूँ तो अगेन 5 में आ रहा है, पर दोनों को साथ में करूंगी तो 5 से कम में आएगा। क्यों? क्योंकि ये दो कॉमन है। तो ऑक्लूजन, साइमल्टेनियस स्टिमुलेशन ऑफ टू नर्व फाइबर्स, दे प्रोड्यूस लेस टेंशन ना, यहाँ पे मसल का टेंशन या कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे कम होता है। फिर सबलिमिनल फ्रिंज, जिससे उल्टा है, अगर मैं ए को स्टिमुलेट कर रही हूँ तो सपोज मेरा 3 मसल में टेंशन बढ़ रहा है, बी में भी 3 बढ़ रहा है, दोनों को करूंगी तो 3 + 3 6 होना चाहिए, इसमें 12 हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो है ना बाकी के 6, इसको सब मिनिमल स्टिमुलस जा रहा था, है ना। जब मैं ए को स्टिमुलेट कर रही हूँ तो 3 में एक्शन पोटेंशियल और 6 में लोकल पोटेंशियल आ, बी को कर रही हूँ तो 3 में एक्शन पोटेंशियल, 6 में लोकल, तो ये लोकल दोनों का समेशन हो गया। ये समेशन हुआ स्पेटियल समेशन, दोनों स्पॉट्स का, ठीक है। सबलिमिनल फ्रिंज 5 प्रॉपर्टीज, एडिक्वेट स्टिमुलस, डिले, समेशन, ऑक्लूजन, सबलिमिनल फ्रिंज। नंबर 6 इरेडिएशन। इरेडिएशन में क्या होगा, हम जोर से अगर स्टिमुलस दे देंगे तो क्या होगा, इतना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होगा कि आजू बाजू वाले भी नर्व फाइबर स्टिमुलेट हो जाए, इसे कहते हैं इरेडिएशन। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है ना वो सेंसरी से आजू बाजू वाले फाइबर्स में भी चली जाती है, जिसे कहते हैं इरेडिएशन, ठीक है। फिर नंबर 7 फाइनल कॉमन पाथवे। फाइनल कॉमन पाथवे मतलब मुझे अगर कुछ काम करना है तो वो मेरा काम किसका है, मेरे लोअर मोटर न्यूरॉन का, जो जा करके मेरे मसल को सप्लाई करेगा, ठीक है ना, और बाकी अपर वाले जो है वो इसे स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है। तो फाइनल पाथवे क्या हो गया, लोअर मोटर। 7 प्रॉपर्टीज हो गई फिर से, एडिक्वेट स्टिमुलस, डिले, समेशन, ऑक्लूजन, सबलिमिनल फ्रिंज 5, इरेडिएशन, फाइनल कॉमन पाथवे 7। फैसिलिटेटेड, अगर मैं रिफ्लेक्स
थोड़े टाइम के इंटरवल पे करती रहती हूँ तो क्या होगा, फैसिलिटेट हुआ। फैसिलिटेट होना मतलब कि रिस्पॉन्स थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि साइनैप्स में फैसिलिटेट। वहीं जैसे हम पढ़ाई करते हैं, पहली बार किया, इसे दूसरी बार करेंगे तो ज्यादा आएगा, तो फैसिलिटेशन नंबर 8। देन इनहिबिशन। इनहिबिशन में क्या होगा, अगर सपोज मैं एक सेंसरी स्टिमुलस दे रही हूँ, ठीक है, ये सेंसरी स्टिमुलस मेरे एगोनिस्ट मतलब फ्लेक्सर को स्टिमुलेट कर रहा है, तो वो डेफिनेटली एंटागोनिस्ट एक्सटेंसर को इनहिबिट करेगा, नहीं तो वो एक्शन होगी ही नहीं। तो एक ही स्टिमुलस है जो फ्लेक्सर को स्टिमुलेट कर रहा है, जिसे एगोनिस्ट बोलते हैं। एगोनिस्ट मतलब प्राइम मूवर्स, तो वो एंटागोनिस्ट को इनहिबिट करेगा ही करेगा। तो ये हो गया इनहिबिशन। 9 प्रॉपर्टीज फिर से, एडिक्वेट स्टिमुलस, डिले, समेशन, ऑक्लूजन, सबलिमिनल फ्रिंज, इरेडिएशन, आजू बाजू जा रहा है, फैसिलिटेशन, देन फाइनल कॉमन पाथवे, इनहिबिशन। 9 फटिग। फटिग मतलब बहुत करते रहेंगे तो फटिग हो जाएगा। फटिग भी साइनैप्स की प्रॉपर्टी, साइनैप्स में जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है वो कम हो जाएगा तो फटिग हो जाएगा। नंबर 10 11 फ्रैक्शनेशन। फ्रैक्शनेशन में क्या होता है, अगर मैं देखो ये रिफ्लेक्स कर रही हूँ तो मैं सेंसरी नर्व को स्टिमुलेट कर रही हूँ, जैसे यहाँ से रिसेप्टर, फिर सेंसरी नर्व, फिर सेंटर, फिर मोटर, ठीक है, ये सेंसरी और ये मसल। तो जो रिस्पॉन्स आ रहा है, इसके बदले अगर मैं डायरेक्टली जा करके मोटर को स्टिमुलेट करूँ तो रिस्पॉन्स ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि ये शॉर्टकट हो गया, ये गया। इसे फ्रैक्शनेशन कहते हैं। फ्रैक्शनेशन हम कर सकते कैसे, जैसे हम प्राणायाम योगा करते हैं तो हम क्या करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक जो डायरेक्टली हम स्टिमुलेट करते हैं, या हम गुस्सा करते हैं तो डायरेक्टली सिंपैथेटिक को स्टिमुलेट करते हैं। मतलब हमने ये पूरा पाथवे कट कर दिया, डायरेक्टली इसी को स्टिमुलेट कर दिया, तो रिस्पॉन्स ज्यादा आएगा। मतलब कि हम जो सिंपैथेटिक को भी स्टिमुलेट करेंगे या पैरासिम्पैथेटिक को, रिस्पॉन्स आने वाला ज्यादा है। फ्रैक्शनेशन। देन आफ्टर डिस्चार्ज, 2 रह गए। आफ्टर डिस्चार्ज में क्या होता है, ये भी साइनैप्स की प्रॉपर्टी है, सिंगल स्टिमुलस होगा पर ये जो सर्किट है ना उसमें चलता ही रहेगा, तो रिस्पॉन्स बढ़ ज्यादा आएगा। और लास्ट हैबिचुएशन एंड सेंसिटाइजेशन। 13 फिर से एक बार कर लेते हैं, एन्यूमरेट। एडिक्वेट स्टिमुलस, डिले, समेशन, ऑक्लूजन, सबलिमिनल फ्रिंज, इरेडिएशन, फाइनल कॉमन पाथवे, फैसिलिटेशन, इनहिबिशन। देन कौन सा था, फटिग नंबर 10। 11 था फ्रैक्शनेशन, 12 आफ्टर डिस्चार्ज, और 13 हैबिचुएशन एंड सेंसिटाइजेशन। हैबिचुएशन में क्या होता है कि अगर वो रिफ्लेक्स हमें इंजरी नहीं करता है और हम रोज ही करते रहते तो रिस्पॉन्स कम होता है। जैसे हम छोटे थे तो कोई ऐसे आंख के बाजू में ऐसे हाथ लेके आता था तो क्या होता था, आंख बंद हो जाती, वो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, पर वो रोज ही करेगा फिर नहीं होगी, तो हैबिचुएट हो जाता है। और सेंसिटाइजेशन उससे उल्टा है, अगर कोई स्टिमुलस इंजरी प्रोड्यूस करता तो हम सेंसिटाइज होते, मतलब रिस्पॉन्स बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि यहाँ स्विच को टच करने से मुझे शॉक लगने वाला है, यहाँ पे शॉक होता है, एक बार लग चुका है, दूसरी बार जाने से पहले ही विड्रॉल हो जाए ना। फिर छोटे थे तो डॉक्टर की कैबिन में एक बार इंजेक्शन लगा हो तो दूसरी बार जाने से पहले ही रोना चालू कर, तो वो हो गया सेंसिटाइजेशन। तो ये हमारी 13 प्रॉपर्टीज है। अभी एक बार रिवाइज कर लेते तो याद आ जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है एडिक्वेट स्टिमुलस, डिले, समेशन, ऑक्लूजन, सबलिमिनल फ्रिंज, irradiation, final common pathway, facilitation, fatigue, फ्रैक्शनेशन, इनहिबिशन, आफ्टर डिस्चार्ज एंड हैबिचुएशन एंड सेंसिटाइजेशन। तो ये हमारी 13 प्रॉपर्टीज हो गई। सभी नोट्स आपको मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में मिल जाएंगे, और मेरी एप्लीकेशन भी है जो वेसेलियस है, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। दूसरी भी एक एप्लीकेशन है हमारी हिस्टोग्राम्स प्लस, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो, इसमें भी आपको क्वेश्चंस नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।